नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसकी चर्चा सारे देश में है। वो है अडानी एंटरप्राइज, अडानी गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के शेयरों का। और आप सोचेंगे कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अडानी ग्रुप से मेरा बहुत सालों का रिश्ता है और पिछले 3 सालों से तो बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, दूसरा रीज़न ये भी है कि कई आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं अडानी ग्रुप को लेके, उसके शेयर्स को लेके आपकी क्या राय है, कहाँ जाएगा ये शेयर और इस शेयर का क्या होने वाला है, क्या इसमें पैसा डाल सकते हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपके कई सवालों के आंसर्स इस वीडियो में मिलने वाले हैं और कई सवालों के आंसर शायद नहीं भी मिलेंगे, लेकिन शुरू करते हैं। हाँ, ये मेरी जो जर्नी अडानी एंटरप्राइज के साथ नहीं, अडानी के ग्रुप के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी। एक्चुअली एक शेयर है जिसका नाम है अडानी एंटरटेनमेंट। अडानी एंटरटेनमेंट, जी हाँ, आपने सही सुना, इसके साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी 3 साल पहले। और इसके बारे में अब थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ एक और कहानी। उससे पहले थोड़ा जानते हैं अडानी के बारे में। देखिए, अडानी, गौतम अडानी को अगर हम देखें, जो अडानी समूह के मालिक हैं, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग उन्हीं की है। तो गौतम अडानी का जो पैसा है, ऐसा नहीं को पहले से पैसे वाले नहीं हैं। पूरे इंडिया में सन 2013 में उनका अमीरों के नंबर में 22वां नंबर था। $2.3 बिलियन उनका नेटवर्थ था और 22वां नंबर इंडिया में था उनका। और उस समय अनिल अंबानी का भी 11वां नंबर था, $6.2 बिलियन पे। और उस समय दुनिया भर में मुकेश अंबानी का 21वां नंबर था और गौतम अडानी का 610वां नंबर था। थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि उस समय 2013 में गौतम अडानी तब भी इतने अमीर थे कि उनका नंबर 610 के करीब था दुनिया भर में अमीरों में, और अब से एक हफ्ते पहले दूसरे नंबर पर भी थे वो। तो चलिए, अभी वो 11 नंबर पे है, पर इट डजेंट मैटर, वो नंबर कहीं भी जा सकता है अगले कुछ दिनों में। तो चलिए इस वीडियो को, हाँ, इस वीडियो को कौन लोग देखें। अगर आपका अडानी समूह में, इन स्टॉक मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो इस वीडियो को देख के अपने दिमाग की दही मत बनाइए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिसका इस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज के लिए इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप अपने इस समय को कहीं और लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप हैं खतरों के खिलाड़ी, ठीक है, तो थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में सुनिए। इस वीडियो को सुनने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ मैं। इस कहानी को आप शायद अडानी की कहानी से भी रिलेट कर पाएंगे, लेकिन कहानी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यह है सोनू की कहानी। हाँ, तो दोस्तों, सोनू की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात, एक बहुत ही अच्छा लड़का था, उसका नाम था सोनू। बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती था, उसकी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी, बहुत ही नेटवर्किंग था, लोगों से बात करता था, लोग खुश हो जाते थे, उसके काम से खुश होते थे। सुपर ब्रिलियंट नहीं था, ऐसा नहीं कि क्लास का टॉपर हो, पर कर्मठ, मेहनती, और उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, एस्पिरेशंस बहुत बड़े। तो सपने वाला, देखने वाला इंसान था। और दोस्तों, आपको पता ही है कि जो इंसान सपने देखता है और उनके पीछे जाता है तो कहीं ना कहीं उसके सपने पूरे भी होते हैं। तो सोनू का यही हालत था कि सोनू की एक नौकरी लगी, एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी। और आज से 10 साल पहले जब उस कंपनी में अच्छे से काम कर रहा था, उसकी ग्रोथ अच्छी ठीक ठाक हो रही थी, उस समय कंपनी का जो सीईओ है वो चेंज हो गया। और जब कंपनी का सीईओ बदला तो एक तरह से सोनू के भी दिन बदल गए, क्योंकि वो जो सीईओ था उसको एकदम से सोनू पसंद आ गया और सोनू को भी समझ में आ गया कि यार, ये जो सीईओ है ये मुझे पसंद करता है, मुझे भी इसे खुश करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल है, हर इंसान अपने बॉस को खुश रखना चाहता है। तो सोनू ने कुछ गलती नहीं की, उसने बल्कि और ज़्यादा मेहनत की, और ज़्यादा वो काम में लगा रहा, दिन रात काम करता था, सीईओ की बहुत तारीफ करता था, सीईओ के काम की बहुत तारीफ करता था। और धीरे धीरे सीईओ ने उसको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर बढ़ा दी, उसके ऊपर ट्रस्ट किया। और उस ट्रस्ट का सोनू, मतलब फैमिली को भूल के, घर बार को छोड़ के सब उसी के साथ लगा रहा। तो जब आपके साथ कोई इतना दिलो जान से लगेगा तो आप भी उसके लिए अच्छा करना चाहेंगे। तो सीईओ ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी, उसकी सैलरी बढ़ा दी, उसका काम बढ़ा दिया,
उसके नीचे करने वाले लोग बढ़ा दिए, बहुत ही ट्रस्टेड सीईओ उसको लेके विदेशों में घूमने लगा। इतनी जल्दी वो सीईओ का बहुत ही ट्रस्टेड आदमी बन गया। इतनी तेज़ी से वो ग्रो कर रहा था, और उस ग्रोथ में जब आप तेज़ी से ग्रो करते हैं तब आपको लगता है ये काम नहीं हो रहा, तो एक तो आपके हाथ में पावर आ जाती है, तो उस पावर का आप सही यूज़ भी कर सकते हैं, कभी कभी उसी पावर का गलत यूज़ करके अपनी ग्रोथ को फास्ट भी कर सकते हैं। थोड़े बहुत ही शॉर्टकट्स उन्होंने भी अपनाए, और कौन नहीं अपनाता दुनिया में। हर इंसान चाहता है कि जब वो तेज़ी से ग्रो करे। हर इंसान नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर सबसे आगे निकल जाए, और उसमें कभी कभी वो हल्का फुल्का गलत रास्ता, उसको मेजर तो नहीं है, हल्का फुल्का गलत रास्ता है, बड़ा गलत रास्ता, वो लोग भी अपना लेते हैं। तो शॉर्टकट भी लिए उसने, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। इतना आगे बढ़ा दोस्तों, इतना आगे बढ़ा कि वो कंपनी का कुछ ही सालों में, 8-9 सालों में कंपनी का नंबर 22वें नंबर पे जो सीढ़ी में था, 22वें नंबर से पहले नंबर पे आ गया। और सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते थे, एटलीस्ट उसको तो यही लगता था। और इतनी तेज़ी से वो ग्रो करने लगा, उसने बड़े बड़े काम शुरू कर दिए। अब केवल वो कंपनी नहीं, कई सारे कामों से उसका फ़ायदा होने लगा। और दोस्तों, मैं सुंदर पिचाई या सत्या नडेला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोनू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई की भी ग्रोथ ऐसी ही थी, लेकिन उसने और बिजनेस वेंचर शुरू किए, और थोड़ा सा लालची हो गया, कौन नहीं होता। पावर अच्छे लोगों को करप्ट कर देती है। पावरफुल हो गया, और वो अपने आप को थोड़ा भगवान समझने लगा। वो सोचने लगा कि मेरी वजह से दुनिया चल रही है, मेरी वजह से देश चल रहा है। और जब किसी इंसान में ऐसी भावना आती है ना, तो कुछ ना कुछ लोग उससे जेलस भी हो जाते हैं, उससे ईर्ष्या भी करने लगते हैं। उसके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, है ना, वो भी सोचते हैं कि यार ये इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है, हम तो इससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा पहले से काम कर रहे हैं, पर हमारी इतनी तरक्की नहीं हुई। ये हर एक ऑफिस में बड़ा स्वाभाविक है। तो ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहा, काफ़ी लोग उस पर डाउट करने लगे। और उसकी ग्रोथ पे इसलिए भी लोग डाउट कर रहे थे क्योंकि जो उसकी तरक्की थी वो इम्पॉसिबल जैसी थी। उससे पहले दुनिया में कभी भी कोई भी इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि वो इंसान सोनू इतनी तेज़ी से, कोई जानता भी नहीं था उसका नाम। सोनू सब लोग थोड़ा बहुत जानते थे, न्यूज़ में इधर उधर मिल जाता था, हर जुबान पे सोनू का नाम नहीं था। तो कई लोग उसकी तरक्की से जलते थे, कुछ लोगों को उसकी तरक्की पे शक भी था। और एक लड़का था हिंडन करके एक आदमी था, उसको तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक था कि यार ये इतना तेज़ी से कैसे ग्रो कर रहा है। उसने अपने लेवल पे थोड़ा उसके बारे में रिसर्च शुरू कर दी कि यार ये कहाँ से ये इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्या इसकी खासियत है। और सोनू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों कर रहा है, लेकिन वो ग्रो किया तो उसको लगा ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यार, मैं तो इतना बड़ा हूँ ही, मेरे को तो ग्रो करना ही है। तो उसकी एम्बिशन एक दिन इतनी बड़ी हो गई कि उसने कहा कि उसने कहा कि मैं एक सर्वे लॉन्च करता हूँ कि दुनिया में नंबर 1 कौन है। उसने एक सर्वे लॉन्च कर दिया कि मैं दुनिया का नंबर 1 हूँ कि नहीं। और उस सर्वे में वोट डालने के लिए उसने दुनिया के सारे लोगों को बुलाया कि, और सब लोग उसकी सब तरफ प्रेस में, मीडिया में, नए नए चैनल उसके इंटरव्यू लेने लगे। तो उसको लगा यार मैं तो नंबर 1 हुई हूँ। उसकी पूरी की पूरी गैस उसमें भरती गई थी, और वो नंबर 1 बनने ही वाला था। ओके, तो हिंडन जो था इस बीच पिछले 1-2 साल से उसके ऊपर डेटा कलेक्ट कर रहा था। तो उसने बहुत डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको बहुत गड़बड़ी लगी। उसको लगा आदमी तो ये अच्छा है, कोई बुराई नहीं है दोस्तों, लेकिन उसको इतना भी बड़ा नहीं है कि दुनिया में नंबर 1 बन जाए। तो एक दिन जब वो सर्वे का रिजल्ट आने ही वाला था, हिंडन ने अपना सर्वे उसके ऊपर डाल दिया, पूरे फैक्ट्स के साथ, पूरे कागजों के साथ। अब फैक्ट तो उसमें हुआ नहीं, वो तो हिंडन ही जाने कि देखो इस आदमी के साथ ये 80-81 पॉइंट्स उसने निकाल दिए जो उसे लगा सोनू के अंदर कमी है। और 80-81 फैक्ट्स दुनिया भर में तहलका मच गया। अब सोनू का सर्वे तो छोड़ दो, है ना, लेकिन अब मुसीबत यह है कि सोनू का नंबर 1 से टपकना शुरू हो गया, लोगों के उस पर से विश्वास खत्म हो गया, और चल रहा था, फॉल चल रहा था। और आज की डेट में हालत ये है कि सोनू का पतन जारी है, लेकिन फंडामेंटली सोनू बुरा आदमी नहीं है, लेकिन शायद वो इतना भी नंबर 1 नहीं है ना। क्या मतलब, ये क्या लग रहा है आपको कि क्या सोनू बुरा आदमी है? मेरे हिसाब से तो बुरा आदमी नहीं है, लेकिन क्या वो दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए? पक्का है कि दुनिया में नंबर 1 तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों, ये कहानी किसकी है, क्या लग रहा है आपको?
नो पॉइंट फॉर गेसिंग ये कहानी किसकी है। कहानी तो हम सबको समझ में आ ही रही है क्योंकि टॉपिक ऐसा ही है। तो दोस्तों कई लोगों के सोनू के ऊपर बहुत क्वेश्चंस थे। अभी हम भी ऐसे आते हैं कि आपके भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि यार ये सोनू कैसा आदमी है, और ये तो ऐसे ही क्वेश्चंस मेरे आप सबके हैं। तो चलिए इस कहानी को बीच में रोकते हैं। सोनू का क्या हुआ, अभी तक तो सोनू वहाँ लटका हुआ है ना। क्या होगा आगे वो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। अब वापस आते हैं दोस्तों अडानी एंटरटेनमेंट पे, और अडानी एंटरटेनमेंट के साथ मेरा रिश्ता। तो दोस्तों कुछ साल पहले की बात है, ये मेरी लाइफ की सच्ची कहानी है। कोविड टाइम के बाद जब मैंने अपना स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया, तो कुछ दोस्तों से मैंने सलाह की कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए। मैंने अपना डिवाइड किया भाई, सेफ शेयर्स, रिस्की शेयर्स। और हमेशा से मेरे को एक रूल है कि मैं 100 रुपये से नीचे का शेयर खरीदता ही नहीं हूँ। और कुछ मैं चार्ट वार्ट देख के जो शेयर तेज़ी से भाग रहा है उसको खरीद लो। तो एक ऐसा टाइम आया कि अडानी के सारे शेयर्स बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कौन इनमें से कोई एक खरीदते हैं, इन पे सबकी कृपा है, ऊपर वाले की भी कृपा है, तो कौन सा खरीदा जाए। ईना मीना डिक्का करके मैंने एक अडानी एंटरटेनमेंट का शेयर चुना और उसको खरीद लिया। 2-250 रुपये में वो शेयर था, उसको खरीद लिया। और ख़रीद लिया तो जिस दिन मैंने ख़रीदा वो शेयर उस दिन 5 रुपये बढ़ गया। मेरे को लगा यार ये तो सही शेयर है। लेकिन फिर अगले दिन मैंने कहा देखे तो इस कंपनी के बारे में रिसर्च करके, तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, अगले दिन मेरे को पता लगा ये अडानी एंटरटेनमेंट नहीं है, ये अडानी एंटरप्राइजेज है। और फिर उस समय तो मेरा टिपिकली पैटर्न शेयर में इन्वेस्टमेंट का क्या होता है कि मैं अगर मेरे को 100 रुपये डालने हैं मैक्सिमम, तो पहले मैं 20 रुपये डालता हूँ। वो शेयर 20% और बढ़ जाता है तो 20-20 रुपये डाल के मैं अपनी एक लिमिट तक पहुँच जाता हूँ। तो फिर मैंने उस शेयर के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो समझ में आया कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बस उसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा है। अब कीमत ज़्यादा है तो वो बाद में आपको बताता हूँ ज़रा बाद में। लेकिन हाँ अपनी उस कहानी, लेकिन फिर भी उतना मतलब अब कीमत ज़्यादा कैसे है, आप ये समझिए कि एक कप कॉफ़ी है मेरे पास, कोई कप है क्या कॉफ़ी का, चलिए मान लीजिए एक कप कॉफ़ी है, और वो कॉफ़ी आप 10 रुपये की आपको लगेगा यार सड़क के किनारे 10 रुपये की कॉफ़ी सही है। किसी ठीक ठाक कॉफ़ी हाउस में उस कॉफ़ी का आप 100 रुपये देने को तैयार होंगे, कॉफ़ी अंदर सेम ही है। किसी और 5 स्टार होटल में शायद आप उसको 1000 रुपये भी दे दें तब भी आपको चलता है। किसी बहुत ही मेगा चैरिटी इवेंट हो उसमें शायद उस कॉफ़ी का आप 10,000 रुपये भी दे देंगे। लेकिन क्या वो कॉफ़ी 1 लाख रुपए की हो सकती है? आंसर है नहीं हो सकती। लेकिन वो जो शेयर मैंने एक तरह से 200-250 रुपये से ख़रीदना शुरू किया, वो तो मेरे को लग रहा था कि वो महंगा है उस समय तो फिर भी ठीक था। उस समय वो कॉफ़ी 100 रुपये की थी, तो वैल्यूएशंस के हिसाब से ऑलरेडी महंगी थी। लेकिन पता नहीं क्यों लोग उसको खरीदे जा रहे थे। और जो मेरी अपनी पॉलिसी है कि आँख मीच के जैसे जैसे शेयर बढ़ता है 20-20% उसमें ऐड करते रहो, तो मैंने 400-500 रुपये तक उसमें पैसा ऐड किया, अच्छा पोर्टफोलियो बन गया। और वो जो अडानी का शेयर है वो जिसमें मेरा मैक्सिमम बाइंग प्राइस 550 रुपये का था, वो कुछ महीने पहले 4000 रुपये तक भी चला गया। तो हाँ दोस्तों मेरी लॉटरी लगी। समझ में नहीं आ रहा था फंडामेंटल्स के लिए क्योंकि वो कॉफ़ी 1 लाख की थी उस समय, लेकिन हर महीने मैं देखता था उसके बारे में। अब जानेंगे आप कैसे, यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे कि यार ये शेयर कहाँ तक जा सकता है। एनालिस्ट तो 10,000 12,000 कुछ भी बोल रहे थे। तो 2 तरह के एनालिस्ट होते हैं। कुछ एनालिस्ट वो होते हैं जो कि वैल्यू देखते हैं कि अरे सही में इस भाव की चीज़ है कि नहीं। कुछ लोग फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखते हैं। हालत ये हो गई कि कंपनी का शेयर प्राइस इतना हो गया कि अब से 200 साल बाद वो शेयर वैल्यू जस्टिफाइड होती। लेकिन ऐसे ही वैल्यूएशन ऐसा हो गया तो चढ़ता रहा, शेयर चढ़ता रहा और मैं भी एंजॉय कर रहा था। इस बीच मैंने एक समझदारी का काम जो किया वो ये किया, वो भी मेरी पॉलिसी के हिसाब से, जब शेयर की वैल्यू एक लेवल पे पहुंच जाती है तो मैं अपना प्रिंसिपल उसमें से निकाल लेता हूँ। तो फॉर्चुनेटली मैंने अपना प्रिंसिपल उसमें से अब 7-8 महीने पहले निकाल लिया। निकाल के मेरे को बड़ा दुख हो रहा था यार कि इतना पैसा भी लगा के रखता तो ये और ज़्यादा चढ़ रहा होता आजकल। तो एक तरह से मेरे पास अब से कुछ दिन पहले तक जितने भी शेयर थे सब फ्री के थे अडानी के। तो लेकिन इसके चलते इस ग्रुप में मेरा इंटरेस्ट हमेशा बना रहा। मेरे पास जो भी 15-20 शेयर्स में केवल होते हैं मेरे पास, उनके बारे में मैं अपने हिसाब से थोड़ी रिसर्च हमेशा करता रहता हूँ। क्या चल रहा है शेयर में, क्या नहीं चल रहा है, वीडियोस देखना, थोड़ा फंडामेंटल्स देखना। लेकिन ये जो मेरा शेयर था ये रिस्की कैटेगरी वाला शेयर था।
है ना। तो फंडामेंटल शेयर वाले मेरे 80% शेयर्स तो फंडामेंटल वाले हैं, तो मैं आराम से इस जर्नी को राइड कर रहा था। तो चलिए, फिर कुछ दिन पहले अडानी का FPO आया। जब FPO आया अडानी का, तो उसमें 3200 रुपये के करीब पे वो FPO था। तो मैंने उसके थोड़े अपने हिसाब से सोचा कि अभी तो मैं फुली सब्सक्राइब हूँ, इसमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। पर मैं उसमें हाँ, एक काम मैं हमेशा करता रहा, मैं क्योंकि F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करता हूँ, तो उस शेयर पे मैंने F&O के थ्रू भी एज एन ऑप्शन सेलर रेगुलरली पैसा कमाया। F&O ऑप्शन सेलर क्या है, अगर आप नहीं जानते तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज होते हैं कि आप एक असेट पे भी कमाई कर सकते हो। मेरा पोजीशन साइज अच्छा था उसमें। तो कुछ दिन पहले अडानी का FPO आया और कंपनी ने बोला हम 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाले हैं मार्केट से। और ये बात थोड़ा हाइडेनबर्ग को बुरी लग गई, इन द सेंस कि उसने कहा यार, इस कंपनी को तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये तो इतनी ख़राब कंपनी है, इसके साथ इतने घोटाले हैं। तो उन्होंने अपनी रिसर्च निकाली, इधर कंपनी का FPO चढ़ने वाला था, लेकिन हुआ क्या, उस रिसर्च को देखते ही मार्केट में तहलका मच गया और अडानी का शेयर ठक 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 नीचे गिरना शुरू हो गया। 4,000 की चीज़ 3,500, 3,000, 2,000, 1,500, परसों फ्राइडे तो 1,000 भी टच कर गई। मेरा कितना लॉस हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा हेजिंग करके रखता हूँ, हेजिंग क्या है ये बाद में बात करेंगे, तो एक पॉइंट के नीचे मेरा लॉस होना बंद हो गया, क्योंकि मैंने कुछ उतने ही का क्वांटिटी के पुट्स खरीदे थे उसमें। लेकिन फिर भी लॉस तो हुआ, नोशनल लॉस था, क्योंकि वैसे मैं प्रॉफिट कमा चुका था। और इतनी घटिया वैल्यू थी दोस्तों, शेयर की वैल्यू गिरती जाती, फिर भी अडानी जी की नेटवर्किंग देखिए आप, उनके कई दोस्तों ने, बल्कि जो लोग शायद उनको दुश्मन या उनको कॉम्पिटिटर मानते थे, उन्होंने पैसा मिला के वो पूरा का पूरा FPO भी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी सब्सक्राइब कर लिया। तो एक तरह से FPO पूरा भर गया। लेकिन जब वैल्यू इतनी गिरती गई तो अडानी जी को लगा ये मॉरली सही नहीं है, तो ये FPO मेरे को वापस ले लेना चाहिए। तो वो कहानी हो गई अलग। अब हालत ये है कि 4,000 की चीज़ 1,500 पे लटक रही है। हो सकता है मंडे को और गिर जाए और चढ़ जाए, कोई नहीं जानता, सब लोग अपना गैस कर रहे हैं। और कई शेयर्स अडानी, केवल अडानी एंटरप्राइजेज नहीं है दोस्तों, अडानी पोर्ट्स, अडानी विल्मर, अडानी ग्रीन, अंबुजा सीमेंट्स, कितने सारे शेयर्स हैं। तो अब सिचुएशन क्या है, मेरे पोर्टफोलियो क्या होगा, मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है मेरे पास तो। और थोड़ा सा मैं एक सर्टेन अमाउंट में खतरों का खिलाड़ी भी हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, इतने सारे अडानी के शेयर्स हैं। अब आपके लिए इस शेयर में क्या है, अगर आपके पास अडानी है ही नहीं बिल्कुल भी, तो इससे दूर ही रहो फिलहाल। क्योंकि मेरी सलाह है, सलाह इन द सेंस, मैं कोई एडवाइज़र तो हूँ नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं 3 सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। अगर मेरे पास बिल्कुल भी अडानी नहीं होता तो मैं अडानी के सारे शेयर्स से फ़िलहाल के लिए दूर रहता, कम से कम 1-2 महीने। उसके बाद देखता कहाँ क्या वैल्यूएशन है, कैसे कहानी जा रही है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, ऑलरेडी आपके पास अडानी के शेयर्स हैं, अगर मेरे पास अडानी के शेयर्स हैं, तो मेरा पहला काम क्या होगा कि उनसे निकल जाओ, ठीक है। तो मैं निकल चुका हूँ अडानी के शेयर से, राइट। जो भी प्राइस मिला, अच्छा मिला बुरा मिले को नहीं पता है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर मैं हूँ तो निकल जाता हूँ अडानी से। आप, मेरी सलाह यही है कि आप निकलने में ही भलाई है, इसमें पता नहीं क्या होने वाला है। अगर मैं सेफ इन्वेस्टर हूँ, अगर मैं रिस्क इन्वेस्टर हूँ तो कुछ कहने ही नहीं, राइट, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। और एंट्री के लिए राइट मोमेंट ट्राई कीजिए। इस बीच आप चाहे तो लो प्राइस पे पुट्स वुट्स बेच सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। अब अडानी जी के बारे में एक बात जो मेरे को लगती है कि हाँ, अगर आप F&O डेरिवेटिव्स प्लेयर हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑब्वियसली F&O प्लेयर्स खतरों के खिलाड़ी तो होते ही हैं, बहुत काम आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अडानी जी की जो जर्नी है उसको उन लोगों से कंपेयर मत कीजिए जो लोग लंदन भाग गए पैसा लेके, देश का पैसा लेके, बैंकों का पैसा लेके। कितना भी लोन अडानी जी के पास हो, लेकिन उनकी जो सफलता है उसमें झूठी सफलता नहीं है दोस्तों। अडानी कंपनीज के पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया के सबसे ज़्यादा पोर्ट्स उनके पास हैं, एनर्जी, एयरपोर्ट्स, कितने बड़े बड़े काम वो कंपनी कर रही है। तो वैल्यू तो उसमें सही में है। अब वैल्यू भले ही उतनी ना हो कि 200 साल वाला वैल्यू आप उसको आज दे, तो लेकिन कहीं ना कहीं तो ये वैल्यू आके रुकेगी। तो मेरे को ये लगता है कि दोस्तों ये शेयर ऐसा तो है नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, या फिर तो 1% भी मेरे को ये उम्मीद नहीं है कि यार ये इंसान कहीं पैसा लेके भाग जाएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। इस बात से
मेरे को बेफिक्री है। और कुछ शेयर्स में तो मतलब जैसे अडानी पोर्ट्स हो गया या अंबुजा सीमेंट्स हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी वैल्यू, मतलब बहुत अच्छे प्राइसेस पे भी मेरे को लगता है कि यार आ चुके हैं, आने वाले हैं, तो वैल्यू तो ज़ीरो नहीं होगी, तो पैसा तो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, कुछ आप पुट्स वुट्स में स्प्रेड बना के पैसा भी कमा सकते हैं। ओके, कई तरह के स्प्रेड्स होते हैं। अडानी का आईवी जो है वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। जब हाई वॉलेटिलिटी होती है तो ऑप्शन बायर्स ऑप्शन सेलर्स दोनों लोग अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज लगा के बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं और लुटा भी सकते हैं। तो आपको इस शेयर में क्या करना है वो डिपेंड होता है आपकी कैसी पर्सनैलिटी है। अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपना कैलकुलेट रिस्क करके आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे को लगता है ये शेयर तो कहीं 800 से लेके 2000 रुपये, मैं अडानी एंटरप्राइज की बात कर रहा हूँ, इतने सारे शेयर्स हैं, वो लगता है वो शेयर 800 से लेके 2000 के बीच में कहीं हो सकता है सेटल हो जाए, हो सकता है उससे भी नीचे गिर जाए, उससे ऊपर जाने का चांस तो मेरे को फिलहाल कम ही लग रहा है। ठीक है, अब इतना इंटरेस्टिंग अडानी का टॉपिक हो गया है कि बिजनेस चैनल तो बिजनेस चैनल, हर कोई, इवन मेरे जैसे लोग जिन्होंने आज तक कभी वीडियो नहीं बनाया, हर कोई अडानी पे वीडियोस बना रहा है। न्यूज़ चैनल्स में तो मतलब बिजनेस चैनल में तो सब पे अडानी का शेयर है। आज मैं तो कल देखा कि रिपब्लिक टीवी पे अर्नब गोस्वामी ने उसके ऊपर लाइव डिबेट भी कर दिया। अब अपने डिफेंस में अडानी जी ने भी कुछ चीज़ जरा थोड़ा जोश में आके बोल दी कि यार ये मेरे ऊपर अटैक नहीं है, ये देश के ऊपर अटैक है। उनको लग रहा है कि यार जब इंसान को लगता है ना कि यार जब सैयद भाई कोतवाल तो डर काहेगा, तो वो भी थोड़ा बढ़ चढ़ के ऐसे बोल गए। अब देखिए दोस्तों, देश जितना बड़ा तो वो कंपनी नहीं है, और उन्हें भी जो लग रहा था गलतफहमी 2 दिन में दूर हो गई होगी, क्योंकि अडानी के रिजर्व ये जो भी हुआ सागा, उसके ऊपर स्टॉक मार्केट ने एक दिन रिएक्ट किया। बजट में हमारा थोड़ा मूड खराब हुआ, लेकिन अब देश के स्टॉक मार्केट ने अडानी को अपने आप से अलग कर दिया। अडानी का शेयर कहीं भी गिरे, कहीं भी कुछ भी हो, स्टॉक मार्केट ने अपना ऊपर का रास्ता या फिर स्टेबल रास्ता पकड़ लिया है। तो वो तो डिसएसोसिएशन हो गया है। शायद उनको भी समझ में आ गया होगा कि यार मेरी कंपनी पे जो अटैक हुआ है वो मेरे देश पे अटैक नहीं है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। इस देश में बहुत बड़े बड़े महारथी ऐसे आए, बहुत बड़े बड़े नेता ऐसे आए जो सोच रहे थे मेरी वजह से देश चल रहा है, और वो देश उनकी वजह से नहीं चल रहा है। तो उसकी गलतफहमी भी दूर हो गई होगी। किसी भी हालत में देश के ऊपर अटैक तो नहीं है। ठीक है नाउ, लेकिन अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ओके कि नेटवर्किंग इतनी ज़बरदस्त है, जैसे मैंने बोला आपको, कि उनके दोस्तों ने बल्कि दुश्मनों ने भी उनकी कंपनी में पैसा डाल दिया था, वो तो उन्होंने वापस कर दिया, वो बात अलग है। अब इस शेयर का क्या होने वाला है दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा। और अगले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग इस शेयर में होने वाले हैं, और जब तक ये इंटरेस्टिंग डेज चलते रहेंगे दोस्तों, तब तक इस शेयर में उठापटक पूरी तरह से मचती रहेगी। क्या ये ज़ीरो होगा, नहीं होगा, क्या ये 5000 जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि अगले कम से कम कुछ सालों में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो समय बताएगा दोस्तों कि इस शेयर में क्या होने वाला है, और मैं तो उसको बहुत क्लोजली वॉच करूँगा, क्योंकि मेरा इससे बहुत पुराना रिश्ता है। और मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिस्टिक लोग थोड़ा पैसा बना भी सकते हैं, थोड़ा पैसा गंवा भी सकते हैं। मेरे एक PR सुंदर जी, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, कुछ समय पहले उन्होंने बोला था कि मैंने अपनी मर्सिडीज बेंज GLE पता नहीं 2.25 लाख रुपए की गाड़ी थी, वो अडानी के शेयर्स में ऑप्शंस कर करके खरीदी। तो उनसे मेरे को थोड़ी प्रेरणा मिली, मैं भी ऑप्शंस करने लगा। लेकिन परसों उनके वीडियो में देख के मेरे को समझ में आ गया कि क्योंकि वो हेजिंग नहीं लगाते हैं शायद, तो शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा अडानी में डुबा दिया अपना। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट इंडिविजुअल गेम है, हमें अपनी हेजिंग लगानी चाहिए या जो भी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है दोस्तों। क्या शेयर ज़ीरो होगा? आंसर है नहीं। क्या शेयर पहाड़ पे चढ़ जाएगा? आंसर है नहीं। कहाँ पे जाके टिकेगा ना कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप गैस कर सकते हैं, एजुकेटेड गैस कर सकते हैं, बेस्ड ऑन जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो डेफिनेटली ये ऊपर जाए या नीचे जाए आप पैसा बना सकते हैं। अगर आप फंसे हुए हैं इसमें, अगर वो पैसा आपके लिए मैटर नहीं करता, तो बैठे रहिए, देखिए। कुछ एवरेजिंग वगैरह की सलाह तो मैं नहीं दूंगा आपको, नया कुछ मत कीजिए। लेकिन अगर आपको फंसे हुए और आपको लग रहा है कि यार कहीं पैसा डूब ना जाए, तो मैं बोलूँगा उसको निकालने में ही भलाई है। मतलब मैंने तो अपना निकाल लिया है, मैं तो अपनी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो इसके अलावा तो दोस्तों चलिए हम सब लोग क्लोजली मॉनिटर करते हैं इस शेयर को, और इंटरेस्टिंग दिन आने वाले हैं स्टॉक मार्केट में। और बाकी तो इस शेयर के अलावा मेरे पास लाइफ में बहुत काम है। स्टॉक मार्केट तो मेरा साइड पैशन है,
तो चलिए अपने कामों पे फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा, ओके, तो बताइए मेरे को एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये मेरा एक नया अटेम्प्ट है। पर हाँ, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक क्लिक कीजिए, एक मेरे लिए कमेंट डालिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और बताइए मेरे को अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे, स्पेशली स्टॉक मार्केट के फील्ड में। और देखिए, डेटा मेरे पास बहुत है अडानी का, बहुत सालों से मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसको, सारे शेयर्स ट्रैक कर रहा हूँ, स्पेशली एंटरप्राइज और पोर्ट तो कर ही रहा हूँ क्योंकि थोड़े बड़े शेयर्स हैं वो। लेकिन वीडियो को मैं थोड़ा सिंपल रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने वो उस डेटा से आपको सोचा उसको कंफ्यूज ना करूँ, इसीलिए कुछ डेटा नहीं है दोस्तों। नहीं तो डेटा मेरे पास इतना है शेयर को लेके कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, और बाकी तो समय बताएगा दोस्तों। तो चलिए, अब तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं आशा करता हूँ आपकी जो निवेश की, इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी है वो बहुत अच्छी रहे लाइफ में, और फले फूले, पैसा कमाएं और हिंदुस्तान की तरक्की में हिंदुस्तान का साथ दें। कि स्टॉक मार्केट उसके लिए एक अच्छा तरीका है, पर कोई गारंटी कहीं नहीं है। पर हाँ, ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल इंडेक्सेस में हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि इंसान हो या मार्केट, एक दिन ऊपर ही जाना है। उसका मतलब शेयर्स को लेके नहीं है, उसका मतलब इंडेक्स, उसका मतलब ओवरऑल मार्केट को लेके है। तो शेयर मार्केट नहीं है, मार्केट शेयर नहीं है, मार्केट शेयर्स का मिक्सचर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, प्लीज़ एक लाइक क्लिक कर दीजिए अच्छा लगे तो, और मेरे लिए कमेंट डालिए, मेरे को 1-on-1 व्हाट्सएप मैसेज भेजिए दोस्तों, कैसा लगा आपको। नमस्कार।